तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्रायश चैनल। हम इस यात्रा को, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं भारतीय वास्तुकला की। तो जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि जो वास्तुकला है यानी स्थापत्य कला है, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो आर्किटेक्चर है, इज अ पार्ट ऑफ फाइन आर्ट, यानी ललित कला का विषय है। ललित कला की श्रेणी में शामिल किए जाने के साथ साथ इट इज ऑल्सो अ विजुअल आर्ट, यह दृश्य कला की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है वास्तुकला को। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और 1947 तक, आजादी के समय तक, प्रत्येक जो हमारे भवन हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी शैली में, उनके डिजाइन में हमें एक स्पष्ट बदलाव समझ में आता है। और जैसे जैसे जिन जिन शासकों का रूल रहा, जिन जिन शासकों का शासन रहा, उनकी जैसी मान्यताएं थी, उनके जैसे विश्वास थे, वो जिन विचारधाराओं से प्रभावित थे, उन विचारधाराओं का दर्शन हमें उस समय की कला में देखने को मिलता है। तो वास्तुकला का जो आज का हमारा एपिसोड है, वो एपिसोड सिर्फ हड़प्पा की सभ्यता की वास्तुकला तक सीमित रहने वाली है। तो अगर हम हड़प्पा की सभ्यता की वास्तुकला की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता, ये इतिहास में आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2700 ईस्वी पूर्व से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही। ये एक भारत की विकसित संस्कृति जो कि सिंधु नदी घाटी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके कुछ बड़े बड़े जो साइट्स यानी कुछ बड़े बड़े स्थल हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: हड़प्पा, जैसे मोहनजोदाड़ो, जैसे लोथल, जैसे कालीबंगा, जैसे रंगपुर, जैसे सुरकोटदा। इन सभी स्थलों पर नगरीय नियोजन का एक सामान्य पैटर्न हमें देखने को मिलता है। उन समान बिंदुओं के आधार पर ये जो सामने आपके ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स के माध्यम से मैं पूरे स्थापत्य को समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखें, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो नगर है, ये सामने पूरा नगर है। ये नगर दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखें, ये अपर है यानी ऊपरी नगर है, यानी ऊपर एक चबूतरे पर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और उसके नीचे ये नगर का निचला हिस्सा है। ये नगर का निचला हिस्सा है। निचले हिस्से में आप क्या देख रहे हो? निचले हिस्से में दुकानें लगी हुई हैं, लोग अपना अपना सामान बेच रहे हैं। इधर भी दुकानें सजी हुई हैं। ऊपर के हिस्से में आप क्या देख रहे हो? ऊपर के हिस्से में बेहतरीन भव्य भवन बने हुए हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स बताना, इसकी विशेषताएं बताना बहुत टफ नहीं है। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की बात आए, आपको वर्तमान समय यानी आज की कोई कॉलोनी, जो शहर में कॉलोनी होती है, कॉलोनी को अपने दिमाग में इमेजिन करना है। ऐसी कोई कॉलोनी आपको इमेजिन करना है जो किसी बिल्डर के द्वारा डेवलप की गई हो। कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं अगर अपनी कॉलोनी की बात करूं तो मेरी कॉलोनी का नाम है ग्लोबल पार्क सिटी। ग्लोबल पार्क सिटी की ही हम बात करते हैं। तो ग्लोबल पार्क सिटी में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा गेट मिलेगा। गेट होने का मतलब है कि ये कवर्ड कैंपस है। कवर्ड कैंपस है, पहली विशेषता हो गई। यहाँ से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कनेक्ट करते चले जाइए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी किसी बिल्डर के द्वारा, किसी भवन निर्माता के द्वारा ऐसी ही बनाई गई कोई प्लान्ड सिटी थी। ऐसा ही बनाया गया कोई प्लान्ड नियोजित शहर होता था, ओके, जो कि कवर्ड होता था, फोर्टिफाइड होता था, जिसकी किलाबंदी की जाती थी।
किलाबंदी क्यों की जाती थी? ऑब्वियसली क्यों किलाबंदी की जाती है? तो कोई अनधिकृत व्यक्ति आपके कॉलोनी में प्रवेश न कर पाए, कोई चोर, कोई लुटेरा, शरारती तत्व आपकी कॉलोनी में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए आप एक कवर्ड कैंपस में रहते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके कवर्ड कैंपस में रहते हैं। तो ऑब्वियसली सेम पर्पज यहाँ भी था कि बाहर के जो लुटेरे होते थे, उन लुटेरों से नगर वासियों की रक्षा के लिए नगर को फोर्टिफाइड किया जाता था। बाहरी आक्रमणकारियों से नगर को बचाने के लिए नगर फोर्टिफाइड किया जाता था। ओके, अब अगर हम फोर्टिफिकेशन की बात करें तो मजबूत किले होते थे, मजबूत किले बंदी की जाते थे। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आपके पास कुछ बचाने लायक है तभी तो आप किले बंदी करोगे, और अगर कुछ मूल्यवान चीज है तो इसका मतलब आप अमीर हो। तो यहां से एक बात यह भी क्लियर होती है कि ये जो कवर्ड कैंपस में रहने वाले लोग होते हैं, ये अपनी सुरक्षा की इतनी अधिक चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके पास गंवाने लायक कुछ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग इन नगरों में रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग इन शहरों में, इन नगरों में निवास करते थे, वो लोग समृद्ध होते थे, वो लोग अमीर होते थे। और समृद्धि कहां से आती है? अमीरी और समृद्धि हमेशा व्यापार से आती है, उद्योग से आती है। यानी तो पहली चीज तो ये हो गई कि नगर फोर्टिफाइड होते थे। अब जब हम इस कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हैं तो कॉलोनी के अंदर हमें मिलता है एक चौड़ी सड़क। हम इस चौड़ी सड़क से आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और पतली पतली सड़कें मिलती हैं, और ये सारी सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सेम यही बात आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके बाद आप क्या देखोगे कि ये जो अंदर वाली सड़कें हैं, इन सड़कों के सामने घर बने हुए हैं और घर एक दूसरे से सटे हैं। ऐसे घरों को हम रो हाउस बोलते हैं। अच्छा, और ये जो रो हाउसेस से जो पैटर्न बनता है उसको हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या देखोगे कि इन सड़कों पर एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित दूरी पर लैंप पोस्ट लगा हुआ है। का जो स्ट्रीट लाइट होता है वो बिजली से चलता है। उस समय का लैंप पोस्ट संभवतः कॉटन की बत्ती होती थी और सरसों का तेल होता था। कॉटन की बत्ती और सरसों का तेल से लैंप पोस्ट से रात में रोशनी की जाती थी। अब इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद आप क्या देखोगे, जब किसी भी कॉलोनी में या किसी भी घर के सामने आप गुजरोगे तो आप क्या देखोगे कि जहां कार पार्क की जाती है, कार पार्किंग के बगल में छोटी सी नाली है जिससे घर का जो ड्रेन वाटर है, घर का जो गंदा पानी है, वो गंदा पानी बाहर निकलता है और जाता कहां है? एक आगे एक प्लांट है जिसको एसटीपी कहते हैं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। एसटीपी में वो सारा पानी जाता है। ऐसी सारी व्यवस्था, यानी एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। अब ड्रेनेज सिस्टम का, एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट कौन करता है? जिसे साफ सफाई बहुत पसंद हो, जिसे साफ सफाई पसंद होती है, वो सभ्य होता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सभ्य लोग थे, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने समय की एक उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली की व्यवस्था उन्होंने की हुई थी, जिसमें नालियां होती थी जो प्रत्येक घर से निकलती थी, जो आगे जाकर के बड़ी नालियों में जुड़ जाती थी। नालियों में जो बहने वाला कचरा है, मिट्टी है, वो बैठ सके, इसलिए बीच बीच में नालियों में पिट्स होते थे, गड्ढे होते थे जिसमें जाकर के कचरा बैठ जाता था। नालियां प्रॉपर ढकी होती थी। नालियों को ढकने के लिए पत्थरों की सीट का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों की ये जो सीट होती थी, इनमें बीच में छेद होता था जिससे कि इंस्पेक्शन किया जा सके, जिससे कि निरीक्षण किया जा सके कि कहीं से नाली चौक तो नहीं हो रही है, कहीं से नाली जाम तो नहीं हो रही है। अब आप का प्रश्न होगा कि हमारी आज की कॉलोनियों में तो स्विमिंग पूल होता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी जो अर्बन सेटलमेंट्स थे उनमें स्विमिंग पूल होता था? तो मेरा जवाब होगा हाँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो नगर हमें मिले हैं, उन नगरों में विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुए हैं।
जिनमें मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार है वो तो बहुत ही बड़ा स्नानागार है। संभवतः इन स्नानागारों का इस्तेमाल धार्मिक पर्पज से किया जाता था। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम देखते हैं कि हर घर में वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था है। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में भी, अर्बन सेटलमेंट्स में भी वाटर सप्लाई का कोई सिस्टम था? तो हम कहेंगे हाँ, एक बेहतरीन वाटर सप्लाई सिस्टम था। हर घर में जल के लिए कुएं होते थे, जो घर के पीछे के हिस्से में कुएं खोदे जाते थे। कुछ घरों में तो यानी कुछ अर्बन सेटलमेंट्स में तो उन कुओं से पानी निकालने के लिए पंप की व्यवस्था भी होती थी। अब हम कुछ ऐसी विशेषताओं की बात कर लेते हैं जो हमें आज के नगरों में देखने को नहीं मिलती है, जिसमें पहली चीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अधिकांश अर्बन सेटलमेंट्स मिले हैं उनका एक आवश्यक तत्व था भंडार गृह। तो ऑब्वियसली हम चूंकि व्यापारी नहीं है, हमारे शहरों में रहने वाले, हमारे इन कॉलोनीज में रहने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी नहीं होते हैं, और अगर उनमें से कोई व्यापारी होता भी है तो वो अपने कॉलोनी के बाहर गोडाउन बनाता है। आप इमेजिन करो कि अगर हमारी पूरी कॉलोनी व्यापारियों की होती, ट्रेडर्स की होती, तो हम बाहर क्यों बनाते हैं? अपनी कॉलोनी के अंदर ही एक गोडाउन बनाते, एक गोदाम बनाते। चूंकि ये सब के सब व्यापारी थे, ये व्यापार क्या करते थे? किस चीज का व्यापार किया करते थे? ये व्यापार किया करते थे अनाज का। अनाज लेके ये दूसरे शहरों में जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, जैसे इजिप्ट हो गया, यहाँ पर ये अनाज लेकर जाते थे। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट में अनाज सप्लाई करते थे। वो जो अनाज की आपूर्ति, वो जो अनाज का ट्रेड किया करते थे, वो स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इनके अर्बन सेटलमेंट का एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट था, एक आवश्यक घटक था गोडाउन। अब इसके बाद चूंकि इन्हें मेसोपोटामिया जाना होता था या अपना अनाज लेकर के इन्हें इजिप्ट जाना होता था, और सड़कें नहीं थी उस समय, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी लंबी लंबी ट्रेन नहीं चलते थे, तो नाव ही माध्यम होता था। नाव या गोदियां, जिसे डॉक्स कहते हैं, डॉक्स या बोट्स के जरिए ही ये अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो डॉकयार्ड भी होना चाहिए। तो नगर के पिछले हिस्से में डॉकयार्ड भी मिला है कुछ साइट्स से, जिन साइट्स से ये अरेबियन सी में एंट्री करते थे। तो इनमें एक महत्वपूर्ण साइट है लोथल। लोथल से हमें डॉकयार्ड भी प्राप्त हुआ है, यानी बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जब मैं आज के नगर की बात कर रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो हमारे बिल्डर्स या कॉलोनाइजर्स कॉलोनीज डेवलप करते हैं, एक तरफ उनको आप अपने जहन में रख लो और दूसरी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उनकी सारी फीचर्स आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप मेंस का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डील कर सकते हो। जब आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो सेम आंसर यहाँ भी वहाँ भी यही उत्तर होगा। आज बस इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे आपका प्यार हमें बराबर मिलता रहे। अगर कहीं किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो, फैक्चुअल त्रुटि हो यानी तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। देखें, ह्यूमन है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है कई बार, ना चाहते हुए भी। मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जुबान पर कुछ और निकल आता है। ऐसा होना पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो अपने को समझ में भी नहीं आता है जब तक कि सामने वाला ना बता रहा हो। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गलती ना होने पाए। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम आज का सेशन यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।